Good morning all of you. So today we will discuss about the file handling in our C programming. ठीक है, तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स बनाए थे वो सारे प्रोग्राम्स हम डायरेक्टली प्रोग्राम कर रहे थे. ठीक है, और उसके अंदर क्या हो रहा था कि जैसे हमने प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, ऐसे कुछ सिंटैक्सेस लिखे थे. अब आगे से हम क्या करेंगे कि फ़ाइल के प्रोग्राम्स हैं तो उसका एफ प्रिंट ऐप स्कैन ऐप, एफ रीड, एफ राइट, एफ सीक, इन कमांड्स के थ्रू अपना प्रोग्रामिंग बनाना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास में एक तो फ़ाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, दूसरा मेरे पास में जो फ़ाइल है ये होती क्या है. ठीक है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे कि मुझे सी के अपने प्रोग्राम्स को छोड़ करके ये फ़ाइल हैंडलिंग की जो इनपुट्स है और आउटपुट्स हैं और इनकी जो हैंडलिंग करने का तरीका है उन सबको मुझे ज़रूरत पड़ गया इम्प्लीमेंट करने का. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़ाइल है क्या चीज़ एक्चुअल में जो हमारे सी के अंदर आता है. अ फाइल इज़ अ कंटेनर इन अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर दी स्टोरिंग डाटा. मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में फ़ाइल जो है वो एक ऐसा कंटेनर है अपने कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर जिसके कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने जितने भी प्रोग्राम्स में डाटा है उस डाटा को जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है उसको सेव कराने की कोशिश करते हैं. जैसा आप लोग अपने हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं बिल्कुल सेम यहाँ पर हम लोगों ने भी अपनी फ़ाइल्स बना ली और उन फाइल्स के अंदर अपना यूज़र से डाटा लिया और डाटा सेव करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक कंटेनर टाइप के अंदर हम लोगों ने, या कहें कि जैसे आपका बकेट होता है, बकेट के अंदर जैसे हम लोग सेव करते हैं, या पानी की बाल्टी होती है उसके अंदर अपन पानी का स्टोरेज करते रहते हैं जैसे नल से आता रहता है, तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर भी अपने जितने भी यूज़र से एक एक डाटा आता है वो सारा डाटा हम लोग क्या करते हैं सेव कराते हैं अपने इस फाइल जैसे कंटेनर के अंदर. ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है कि फ़ाइल जो है वो एक तरीके का कंटेनर है. ठीक है, अब फाइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी ये हम लोगों को देखना है. व्हेन अ प्रोग्राम इज़ टर्मिनेटेड द एंटायर डाटा इज़ लॉस्ट. स्टोरिंग इन अ फाइल विल प्रिजर्व योर डाटा even if the program terminates. If you have to enter a large number of data, it will take a lots of time to enter them all. However, if you have the file containing all the data, you can easily access the contents of the file using your few commands in the C. Or you can also easily move your data from one computer to another computer without any changes. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये देखिए कि हमारे पास में यदि सपोज़ करिए जैसे कई बार होता है ना कि लाइट चली जाती है या समहाउ कुछ भी एरर आपका क्रिएट हो गया आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करना पड़ गया आप लोगों को. जैसे कई बार होता है ना आपका कंपाइलर की जो विंडो होती है वो भी आपकी हैंग हो जाती है और आप क्या करते हैं कि उस प्रोग्राम को वहीं की वहीं क्लोज़ कर देते हैं. ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है आपका जो प्रोग्राम होता है वो लॉस्ट हो चुका होता है. जितना भी डाटा आप लोगों ने इनपुट दिया या आप लोग रन कर रहे थे वो पूरा वापस से बनाना पड़ता है हम लोगों को. ठीक है, तो ऐसे यदि प्रॉब्लम्स हम लोग, ये तो छोटा प्रोग्राम करते हैं लैब्स के अंदर आप लोग तो ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर यदि हम ऐसे बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनका लाइन्स ऑफ कोड 10,000, 20,000, 25,000 की लाइन्स का होता है और ऐसे के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करना पड़े तो जितना भी डाटा है वो पूरा लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला कि हमारे पास में जो ये फ़ाइल है उसके अंदर सेव करा दें हम लोग. तो यदि प्रोग्राम हमारा बीच में टर्मिनेट भी करना पड़ रहा है तो जितना डाटा हमारा फाइल में स्टोरेज में सेव हो गया उतना तो एज इट इज़ हम कभी भी वापस से उस फाइल को यूज़ करके या रिट्रीव करके अपना डाटा ले सकते हैं. ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया कि हमारे पास में जितने भी फाइल्स के अंदर जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो यदि बिग फाइल्स हैं हमारे पास में या बिग प्रोग्राम्स हैं जो यूज़र को डाटा इनपुट देना है तो एक एक हमारे पास में जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम को यदि हम लोग सेव करते हुए चलें और देखते हैं कि बहुत ही बिग डाटा आ जाता है हमारे पास में. ठीक है, डाटा बहुत ही बड़ा हो गया तो उस पूरे प्रोग्राम को रन करने में बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, तो अब ये एक समस्या हो गई हमारे लिए कि हमारे पास में जितना बग डाटा आता जाएगा उतना ही बड़ा डाटा को सेव करना और उसको वापस से प्रोसेस करना, वापस से उसको बार बार देखना, कंपाइल करना, तो ये सब बहुत ही बड़ा टाइम लेने लग गया. ठीक है, तो हमने क्या तरीका निकाला कि हम एक फ़ाइल के अंदर उस डाटा को सेव कर लें
और जब भी ज़रूरत हो उस फाइल को ही हम लोग बार बार रन कर लें। ठीक है, तो एक तो इससे हमारा क्या हुआ कि बार बार उसके अंदर जो टाइपिंग का काम था एक तो वो सेव हो गया। ठीक है, जो टाइमिंग लग रहा था कंपाइलेशन के अंदर, अब वो डायरेक्टली हम लोग उसको डाटा फाइल से रिट्रीव कर लेते हैं। दूसरा बहुत ही ईजी हो गया कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ हम यदि ले जाते हैं तो डायरेक्टली जो डाटा है उसका प्रोग्राम हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रोग्राम लॉस्ट भी हो गया है तो भी कोई हमें समस्या नहीं है, हम डायरेक्टली उस फाइल को ही ले जाएं। ठीक है, वो फाइल एक पीसी से दूसरी पीसी के ऊपर या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप मेल कर दें, ठीक है, वो वहाँ से उस मेल को रिट्रीव करेगा, मेल के अंदर से उस फाइल को डाउनलोड करेगा और अपने खुद के वहाँ फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम से उसको ओपन कर लेगा। तो ये एक अच्छा तरीका रहा कि बार बार प्रोग्राम करने की समस्या ख़त्म हो गई और हमने छोटी छोटी अपनी कमांड जो स्कैन ऐप और रीड है उनसे अपना डाटा रिट्रीव करा लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो फाइल है वो दो टाइप की फ़ाइल होती है, जैसा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक टेक्सुअल फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है। टेक्सुअल फाइल्स तो जो हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं, देखते हैं वही होती हैं। देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ इसको, मेनली हम डेप्थ में देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल्स क्या होती है। टेक्स्ट फाइल्स आर द नॉर्मल .txt फाइल्स, दे आर easily create text files using a simple text editor such as notepad। जैसा आप लोग नोटपैड के अंदर कुछ भी लिख देते हैं या वर्ड पैड में कुछ भी लिख देते हैं, तो ऐसी फाइल जो होती है जो .txt एक्सटेंशन से सेव होती है। जैसा आप अपने प्रोग्राम बनाते हो तो .c से सेव करते हो, ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो नोटपैड में लिखते हैं वो सारा सब कुछ किससे सेव हो जाता है, जो भी आपका नाम और .txt से। When you open these files, you will see all the contents within the file as a plain text. You can easily edit or delete the contents। मतलब क्या हुआ, आप लोग इजीली उसको देख सकते हो प्लेन टेक्स्ट की तरह, जैसा आप लोग मैसेज लिखते हैं बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, दे कैन टेक मिनिमम एफर्ट टू मेंटेन, ईजीली टू रीड, मतलब बहुत ही कम टाइमिंग के अंदर आप लोग ईजीली उसको मेंटेन कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात उसमें सिक्योरिटी की जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब दूसरा ये है कि ये जो है वो बहुत ही बड़े स्टोरेज स्पेस को भी ले लेती हैं। ठीक है, दूसरी टाइप की जो फाइल्स आती हैं वो होती हैं आपकी बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स आर मोस्टली द .bin फाइल्स इन योर कंप्यूटर। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द डाटा इन द प्लेन टेक्स्ट, दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म, zeros and ones। They can hold a higher amount of data and are not readable easily, provides the better security than the text files। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस यही है कि जो हमारे पास में टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उसको हम बहुत ही ईजी गोइंग तरीके से रीड कर सकते हैं, ईजी गोइंग तरीके से आप लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि वो सब कुछ दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, लेकिन जो स्टोरेज स्पेस होती है वो इसकी कम होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में जो बाइनरी फाइल्स होती है ये सारा का सारा .bin जो होता है उसके अंदर सेव होता है। मतलब .bin एक एक्सटेंशन है, जैसा आपका .c है, वो एक्सटेंशन .bin से ही क्यों है, क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था .exe फाइल्स होती है उसको आप रन ही कर सकते हो, लेकिन उसको समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, ओपन नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से हमारे पास में जो बाइनरी फॉर्म होती है 0 और 1 की, ये .ही आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। इसको ये बाइनरी फाइल से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 0 और 1 सिर्फ दो ही फॉर्म के अंदर इनपुट सेव करती है। अपना जितना भी डाटा होता है 0101 की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा कंप्यूटर के अंदर किस फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर दो फैसिलिटी थोड़ी सी इतनी सी है क्योंकि आप इसको रीड नहीं कर सकते आसानी से। तो क्या होता है कि एक तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई, यदि किसी को अपना डाटा रीड नहीं कराना, ठीक है, आज के समय में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा डाटा हम लोग भेजें जो कि बाद में रिट्रीव तो हो जाए, ठीक है, प्रोग्राम में, लेकिन किसी को समझ में ना आए जब वो आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, नेटवर्क के ऊपर यदि आपने भेजा है यहाँ पर तो उस डाटा को कोई समझ ना पाए, कोई पढ़ ना पाए। ठीक है, बीच का आदमी कोई भी उसको चेंज ना कर सके। तो इस तरीके से एक तो सिक्योरिटी उसकी मेंटेन हो गई। दूसरा क्या हो गया कि इसके अंदर आप लोग बहुत ही बड़ा ह्यूज डाटा जो है उसको सेव करा सकते हैं, लेकिन वो टेक्सुअल फाइल के अंदर ऐसा नहीं हो पाता था। ठीक है, तो एक तो ये दोनों मेन डिफरेंस इसके ये हैं, क्लियर है इसके अंदर। अब हम इन दोनों को रिट्रीव करने का तरीका और होल्डिंग करने का तरीका और इम्प्लीमेंट करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिकली भी और एक एक चीज़ को हम समझते हुए भी चलेंगे।
देखिए, इन सी यू कैन परफॉर्म द 4 मेजर ऑपरेशंस ऑन द फाइल्स। आप लोगों को जो भी फाइल्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, चाहे वो टेक्स्चुअल के अंदर करें चाहे वो बाइनरी के अंदर, तो हमारे पास में ये जो फिक्स 4 चीज़ें हैं ये हमेशा हम लोगों को फाइल हैंडलिंग के अंदर यूज़ में लेनी है। कोई भी आपका प्रोग्राम बनेगा तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो 4 चीज़ें हैं वो हमेशा क्रिएट करके और आपको फिर फाइल को क्लोज़ करना है। सबसे पहला काम हो गया कि क्रिएट अ न्यू फाइल, मतलब कोई भी एक नई फाइल आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर उस फाइल को ओपन करना है, क्योंकि पहले आप लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग कोई फोल्डर बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर भी, या आपकी कोई भी ब्लैंक फाइल ओपन करते हो, तो ब्लैंक फाइल जैसे वर्ड की फ़ाइल है तो वर्ड की फ़ाइल को आप न्यू फाइल में न्यू में जा कर के ओपन करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ के सी के अंदर भी फाइल इस तरीके से न्यू जा कर के ओपन हो जाती है। अब वो फाइल न्यू जा कर के ओपन हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या होता है, ये अपने आप ओपन नहीं होती। यहाँ पर आप जब फाइल को क्रिएट कर चुके होते हो तो इसको अपन को खुद को ओपन करनी पड़ती है, तो इसलिए हमारे पास में ओपन कमांड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में फिर क्या करते हैं, जब हम अपना काम कर चुके होता है, मतलब रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग फ्रॉम जो इन्फॉर्मेशन हमें लेना है फाइल से, तो रीड और राइट दोनों का काम एफ राइट और एफ रीड से थ्रू हम लोग उसके अंदर कुछ भी काम कर लेंगे। भाई पढ़ना हो खाली तो रीड किया, और उसमें कुछ लिखना हो तो राइटिंग के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये काम हो जाता है तो अब जो फाइल ओपन पड़ी है उसको क्लोज़ भी करना ज़रूरी है। फिर उसे आप लोग एफ क्लोज़ करके क्लोज़ करोगे फाइल को, ठीक है। तो कुछ कमांड्स मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा कि फ़ाइल की वर्किंग के साथ में हम लोग किस टाइप से एक्सटेंड करेंगे उसको। तो देखते हैं सबसे पहले वर्किंग विद द फाइल्स। व्हेन वर्किंग विद द फाइल्स यू नीड टू डिक्लेयर अ पॉइंटर ऑफ द टाइप फाइल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमारे पास में जो फाइल हैंडलिंग का काम चलेगा, वो फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले फाइल नाम का ही एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो पॉइंटर किस नाम से बनेगा, देखिए यहाँ पर FILE फाइल, ये कैपिटल में रहेगा हमेशा, इस बात का ध्यान रखना है। स्टार FPTR, ठीक है, फाइल पॉइंटर स्टार, ठीक है। तो कुछ लोग इसके अंदर स्पेस दे देते हैं स्टार और FPTR के बीच में, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंटर्स जब भी हम लिखते हैं तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आता। दिस डिक्लेरेशन इज़ नीडेड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन फाइल एंड द प्रोग्राम। ये फाइल और प्रोग्राम के बीच में आप लोगों का लिंक बनाने का काम करता है आपका फाइल पॉइंटर, ठीक है। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो फाइल का पॉइंटर आपका फाइल क्रिएट कर चुका होता है तो उस फाइल को आप लोग ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद दोनों तरीके हैं हमारे पास, क्रिएट करने का तरीका भी और एडिट करने का तरीका भी। एडिटिंग में तो आप लोग लिख लेंगे उसमें, ठीक है। अब ओपनिंग अ फाइल इज़ परफॉर्म्ड यूजिंग अ एफ ओपन कमांड, जैसा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। वो किस फाइल के अंदर होता है हमारे पास में, जो हेडर फाइल है वो stdio.h नाम की फ़ाइल है, ठीक है। अब दूसरा जो सिंटैक्स आता है वो ओपनिंग फाइल इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। मतलब जैसे stdio.h है तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हो गया। अब उसके अंदर जो फाइल पॉइंटर को आपने लिंक किया था फाइल स्टार पॉइंटर, तो पॉइंटर जो है वो किस टाइप का हो गया। अब एफ ओपन से हम लोग उस फाइल को ओपन कर रहे हैं, फाइल ओपन मोड। तो ये हम दो चीज़ें हमारे पास में नहीं आ रही है कि फाइल एफ ओपन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट जाएंगे, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट जो हमने डबल कोट्स में लिखे हैं, देखिए फाइल ओपन और मोड। फाइल ओपन और मोड का जो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि फाइल ओपन का मतलब है उसका पाथ जो होता है वह आपका फाइल ओपन के अंदर लिखेंगे। मोड का मतलब हो गया कि किस मोड के अंदर, राइट मोड में है, रीड मोड में है, टेक्स्ट करनी है कि बाइनरी करनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सारे मोड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सबसे पहले उसको अच्छे से समझना है। यदि हम कोई फाइल है जिसको ओपन करना चाह रहे हैं, वो ई ड्राइव के अंदर है, ठीक है। ई ड्राइव के अंदर सी प्रोग्राम नाम से एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मैंने न्यू प्रोग्राम .txt नाम से फ़ाइल रखी हुई है, ठीक है। तो उसको ओपन यदि मैं करता हूँ तो इस तरीके से पाथ देना होगा मुझे, एफ ओपन डबल कोट्स के अंदर ई ड्राइव /C प्रोग्राम /न्यू प्रोग्राम .txt। किस मोड के अंदर, राइट मोड के अंदर। राइट मोड के अंदर क्यों, क्योंकि मुझे उसके अंदर लिखना भी है इसलिए, ठीक है। दूसरा, यदि कोई बाइनरी फाइल है तो बाइनरी फाइल के लिए मुझे क्या करना है, .bin नाम से होगी। तो ई ड्राइव में C प्रोग्राम के अंदर ओल्ड प्रोग्राम .bin नाम से फाइल है।
अब वो जो है उसको मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी फाइल के अंदर अभी मैं राइट नहीं करना चाह रहा। तो उसके साथ में मैंने आर है रीड और बी बाइनरी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उस फाइल को, दोनों को, टेक्सचुअल फाइल को भी और बाइनरी फाइल को भी ओपन करने की कोशिश करी है। तो ये मेरा एक तरीका रहता है कि इस तरीके से मुझे अपने फाइल्स को ओपन करना है और उसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। अब हम डिफरेंट मोड्स पढ़ेंगे कि कौन सा मोड किसके लिए होता है। तो पाथ तो समझ में आ गया सभी के कि पाथ जो है वो इस टाइप से देना होगा हम लोगों को। ज़रूरी नहीं है यही पाथ हो, आप किसी का भी पाथ ले सकते हैं। जैसे सी ड्राइव का पाथ हो आपने जहाँ पर अपनी टेक्सचुअल फाइल रखी है तो उसका पाथ होगा, ठीक है। तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए अब एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मोड हैं वो किस टाइप से हम लोगों को लेने हैं। पहला आर मोड जो है वो किस लिए आता है काम में, ओपन फॉर रीडिंग। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन एफ ओपन जो है वो रिटर्न करेगा नल, ठीक है। मतलब यदि फाइल ही नहीं होगी और आपने ओपन करने की कोशिश कर ली तो वो रिटर्न करा देगा आपका नल नाम से, मतलब जीरो, ठीक है, कि मतलब है ही नहीं है उसके पास में कोई फाइल। दूसरा होता है बाइनरी फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करने के लिए हम लोग आरबी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओपन फॉर रीडिंग इन द बाइनरी मोड के अंदर यदि कोई फाइल है तो उसको ओपन करने के लिए हम आरबी का यूज़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है कि यदि हमारे पास में डब्ल्यू नाम से मतलब राइट करना हो उस फाइल के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, W open for writing. If the file exists, its contents are overwritten. If the file does not exist, it will be created. मतलब यदि फाइल हमारे पास पहले से है तब तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं, फाइल नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगी अपने आप W से। ये थोड़ा सा इसमें फ़ायदा है। उसी तरीके से देखिए हमारे पास में यदि WB है तो WB में हम क्या करते हैं कि इट ओपन फॉर द राइटिंग इन द बाइनरी मोड। मतलब जो फाइल है वो हमारी बाइनरी मोड के अंदर ओपन होगी, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ी कंडीशन इस टाइप से होती है कि यदि फाइल हमारे पास में पहले से रहती है तो उसके अंदर कंटेंट्स हम और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके ऊपर ओवर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। दूसरा यदि फाइल नहीं है हमारे पास में तो ये बाइनरी मोड में क्रिएट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है एक विशेष प्रकार का मोड आएगा जिसको कहते हैं अपेंड मोड, ठीक है। मतलब यदि हमारे पास में पहले से कोई डाटा है और मैं चाहता हूँ इस डाटा को, जैसे फाइल के अंदर कोई भी नोटपैड शीट है, वो नोटपैड शीट के अंदर कोई डाटा पहले से लिखा हुआ है, जैसे MITRC लिखा हुआ है, और MITRC लिखा होने के जस्ट बाद नीचे की तरफ मैं उसमें कुछ और नया कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं अपेंड करना। मतलब उस डाटा को कहीं और नहीं लेकिन बिल्कुल एंड में जा कर के ऐड करना, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए नाम से मोड जो होता है उसका यूज़ करते हैं। तो यदि इसके अंदर फाइल नहीं होती है तो इसके अंदर भी फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और यदि फाइल होती है तो उसके अंदर हम जो एंड के अंदर जो भी डाटा आपको ऐड करना है वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको बाइनरी मोड के अंदर अपेंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास में AB मोड आता है, ठीक है। अपेंड इन बाइनरी AB, ठीक है। यदि इसके अंदर जो बाइनरी फाइल होगी, जो 0101 वाली फाइल है, उसके अंदर डाटा आपको नीचे की साइड में ऐड करना है, लेकिन वो भी बाइनरी डाटा होगा, एक बात का ध्यान रखना है आपको। तो उसके अंदर जो एंड के अंदर ऐड होगा वो किस तरीके से होगा, AB मोड के अंदर, ठीक है। तो जो आपकी फ़ाइल ओपन होगी वो AB मोड के अंदर आपको ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे टाइप का मोड आता है हमारे पास में R+। जो मोड है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल मोड है, ज़्यादातर हम यही यूज़ में लेते हैं। ओपन फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब फ़ाइल रीड के लिए भी ओपन हो जाएगी और साथ के साथ उसको राइटिंग के लिए भी ओपन होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर हम R+ का ही यूज़ में लेते हैं। दूसरा, यदि हमारे पास में बाइनरी मोड के अंदर फाइल है और उसको हम लोग रीडिंग और राइटिंग के लिए पर्पस के लिए यूज़ में ले रहे हैं तो हमारे पास में RB+ आता है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास में W+ नाम से जो मोड है उसका यूज़ कब होगा, जब हम रीडिंग और राइटिंग दोनों को काम करेंगे, लेकिन यदि जो कंटेंट पहले लिखे हुए हैं उसके ऊपर ओवर रिटर्न करना हो। ओवर रिटर्न का मतलब जैसे MITRC है, MITRC को कंटेंट को ओवर रिटर्न करना हो, मतलब उसके ऊपर लिखना हो मुझे दोबारा से, और
जैसे स्मॉल लेटर में जो लिखा हुआ था MITRC उस फाइल के अंदर, उसको हटा करके मुझे कैपिटल लेटर में लिखना हो। तो ऐसे काम को जब हम करने की कोशिश करते हैं तो उस काम को हम लोग W+ से करते हैं। ठीक है, W+ में क्या होता है कि रीडिंग और राइटिंग मोड तो है ही, तो वो जो कंटेंट पहले का है उसको हम ओवर रिटन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यदि बाइनरी के अंदर ओवर रिटन करना हो हमें तो हम लोग WB+ का यूज़ में लेंगे। ठीक है, WB+ की पावर क्या होती है कि वो बाइनरी मोड के अंदर रीडिंग और राइटिंग दोनों काम करेगी, साथ के साथ जो कंटेंट होगा उसको हम ओवर राइट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपेंडिंग वाला जो मोड। ये जो A+ मोड है ये हम दोनों तरीके से कर रहे हैं। पहले तो हमने सिर्फ अपेंडिंग किया था, ठीक है, मतलब सिर्फ ऐड करने का। अब हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग भी करेंगे और उसको अपेंड भी करेंगे, तो हम A+ का यूज़ लेंगे। ठीक है, अब यदि बाइनरी मोड के अंदर हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, AB+ का यूज़ लेते हैं। तो ये हमारे सारे मोड्स हैं, इनको सबको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास में जितने भी मोड्स हम लोगों ने यूज़ किए ये तो F ओपन के साथ हो जाएंगे। अब आप लोगों ने रीड भी कर लिया, राइट भी कर लिया उसके अंदर। अब मैंने आपको बोला था कि ये सारे जो फाइल्स के वर्किंग करी आपने, उसको लास्ट में जा कर के उस फाइल को आपको क्लोज़ भी करना होता है। तो वर्किंग करने के बाद में इस फाइल को क्लोज़ करेंगे, क्लोजिंग फाइल यूजिंग Fclose फंक्शन। ठीक है, तो Fclose फंक्शन क्योंकि पॉइंटर के अंदर हम लोग उस फाइल को ओपन करे थे, तो Fclose के ब्रैकेट के अंदर जो F पॉइंटर होगा उसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, F पॉइंटर इज़ अ फाइल पॉइंटर एसोसिएटेड विद द फाइल, जिसको कि आप लोगों को क्लोज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का रीडिंग और राइटिंग उसके टेक्स्ट फाइल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तरीका है मेरे पास में, ये तरीका है कि हमारे पास में जो फाइल है उसको मुझे सेव करना है, सेव करने के बाद में क्लोज़ करना है। वही सेम तरीका है जैसा आप लोग विजुलाइज करते हैं अभी तक जितने भी विंडोज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, बस उसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला तरीका हम लोग देखेंगे। अब प्रैक्टिकली हम लोग इसको एक एक करके इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, जो मैं आगे वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा।